नमस्कार दोस्तों, ये 67th बीपीएससी मेंस GS1 का आज पेपर था। तो उसी का पेपर है ये। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस तरह का सवाल आया है और जिन जिन क्वेश्चनों को डिस्कस करना चाहिए उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। ओके, तो आपको पता ही है कि GS1 और GS2 दोनों का पेपर है आज। GS1 का ये पेपर है, जब शाम को GS2 का पेपर आ जाएगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ओके, पहला सवाल है कि पहला आपको पता ही है पहला सेक्शन किस चीज़ का रहता है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का रहता है। ओके, हिस्ट्री आर्ट और कल्चर का रहता है। और इस बार के पेपर में थोड़ा सा अलग ये चीज़ किया है कि GS2 के 2 क्वेश्चंस GS1 में डाल दिए हैं, पूछा गया है। जैसे एक सवाल है यहाँ पर कि भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए और इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। ये GS2 का मूल रूप से क्वेश्चन है। बहुत बार GS2 में पूछा गया, लेकिन इस बार GS1 में डाला गया है। अगला है कि प्रायः आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो ये दोनों सवाल को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन मूल रूप से ये दोनों सवाल जो होते हैं ये किससे के हैं? ये GS2 का है जो इसमें पूछा गया है। ओके, पॉलिटी का सेक्शन का सवाल है ये। चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और किस तरह के सवाल आए हैं। पहला सवाल जो पूछा गया है वो है कि, और ये एक्सपेक्टेड था, ऐसा कोई नया नहीं था, इसमें हम लोगों को पता था, जो हमने 13 टॉपिक डिस्कस किए थे GS1 से संबंधित आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री के लिए, उसी में से मैक्सिमम सवाल पूछे हैं। और ये मैं अभी हवा में नहीं कह रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, फिर आप मुझे बता सकते हैं। नहीं देखना है तो भी मत देखिए, कोई ना क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। इसमें क्या सब सवाल है पूछा है। सबसे पहले मैंने क्या सीखा है आंसर राइटिंग के लिए, कीवर्ड्स को आपको घेरते जाना है। क्या क्या पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारक, कांग्रेस की स्थापना के लिए कौन कौन से कारण थे, ये पूछा गया है आपसे। कांग्रेस का कारण पूछा गया इसकी स्थापना का। उसके बाद से क्या पूछा है, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। जो पहले पहले के राष्ट्रवादी लोग थे, यानी कि उदारवादी की बात कर रहा है ये, उनके प्रति जो ब्रिटिश नीति थी उसकी आपको चर्चा करना है। सवाल का पूरा मर्म यही है। अगर मुझसे पूछें तो ये कोई आसान सवाल नहीं है, ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, टफ नहीं है, मॉडरेट लेवल का है। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक थे? आपको बहुत सारे सिद्धांत पढ़े होंगे। जो लाला लाजपत राय जी ने कौन सा दिया था, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत, की अंग्रेज ये प्लान कर रहे थे। एओ ह्यूम जी का नाम आता है स्थापना में। तो लाला लाजपत राय जी ने आरोप लगाया था ये कि ब्रिटिशर्स ये प्लान कर रहे हैं कि भारत में जितने भी विरोध के स्वर हैं, जितने लोग अलग अलग विरोध करते हैं, मान लो कोई दल अलग विरोध करता है, जैसे इंडियन जो एसोसिएशन था कलकत्ता में वो अलग करता है, मद्रास एसोसिएशन अलग करता है, बॉम्बे एसोसिएशन अलग करता है, पंजाब की कोई पार्टी है वो अलग विरोध करती है, सिखों कोई पार्टी है वो अलग विरोध करती है। तो लाला लाजपत राय जी ने ये आरोप लगाया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऊपर कि अंग्रेज सभी विरोध स्वरों को एक मंच प्रदान करके एक मंच पर लाना चाहते थे, जिससे वो आसानी से डील कर सकें। कांग्रेस का इसको क्या कहा जाता है, सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत। ओके, जैसे प्रेशर कुकर में देखा होगा, सीटी के बगल में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है कि ज़्यादा प्रेशर होता है, अगर सीटी नहीं बच पा रही तो फट के बाहर निकल जाती है। इसका मतलब क्या था कि देश में कोई बवाल पैदा ना हो, 1857 के जैसे विद्रोह पैदा ना हो, जो विरोध के स्वर हैं उनको एक मंच मिल जाए और वो एक जगह आके निकल जाएं। यही क्या था, कांग्रेस की स्थापना के पीछे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय जी का था। और आपको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में बहुत सारे एसोसिएशन बनाए गए थे। दादा भाई नौरोजी ने बनाया था, सूर्यनाथ बनर्जी जी का नाम आता है। फिर जो दक्षिण भारत में भी बहुत सारे संस्थाएं बने थे। मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना था, बॉम्बे नेटिव एसोसिएशन बना था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाया था, इंडियन एसोसिएशन बना था। ये सारे क्या थी, ये अलग अलग संस्थाएँ थी जो अपने स्तर से विरोध का काम कर रही थी, अहिंसात्मक तरीके से, अहिंसक तरीके से, हिंसक नहीं अहिंसक तरीके से। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे ये माना जाता है मुख्य उद्देश्य कि इन सभी संस्थाओं को जोड़कर एक मंच प्रदान किया गया था। यही था कांग्रेस का मूल रूप से कारण इसकी स्थापना का। इससे क्या हुआ, अब मद्रास का कोई आदमी विरोध करेगा तो वो भी कांग्रेस के पार्टी के नाम पर ही होगा, बम्बई का कोई आदमी विरोध करेगा तो वो भी कांग्रेस पार्टी के नाम पर ही होगा, और दिल्ली का करे या कोलकाता का करे या उत्तर भारत के किसी मैदान संयुक्त प्रांत का करे, कहीं का भी कोई विरोध करेगा तो किसके नाम पर होगा कि ये कांग्रेस की तरफ से आवाज़ उठाया जा रहा है। यानी कि विरोध का स्वर क्या हो गया, विरोध का स्वर एक हो गया, एक हो गया पूरा का पूरा विरोध का स्वर भारत में।
तो यानी कि भारतीय लोग विचारधारा और राष्ट्रवाद के लिए पहली बार तैयार हो रहे थे कांग्रेस के द्वारा। मतलब कि कांग्रेस का जो मंच था वो भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए एक ऐसा मंच था जहाँ पर वो एक होके बोल रहे थे। कोई दक्षिण का है, कोई उत्तर का है, कोई पूर्व का है, कोई पश्चिम का है, मायने नहीं रखता। मंच कौन सा था? कांग्रेस का मंच था। तो ये मंच प्रदान किया था कांग्रेस ने उदारवादियों को, जो भी उतने उस समय दल थे उन सबको। और इसमें क्या आता है, भारत में जितने भी विद्रोह हो रहे थे, विद्रोह अगर आप देखेंगे 1885 में कांग्रेस की स्थापना से पहले 1857 का कौन सा विद्रोह हुआ था? याद ही होगा 1857 का जो विद्रोह है। 1885 में स्थापना हुई जब कांग्रेस, उसके बाद कोई ऐसा पूरे देश लेवल पर हिंसक आंदोलन कोई सा भी नहीं हुआ। उसके पीछे भी यही एक सबसे बड़ा कारण था कि कांग्रेस के द्वारा सभी लोगों की आवाज़ एक मंच तक निकल जाती थी और अंग्रेज उससे डील भी करते थे। अब आते हैं, इसमें क्या लिखा है कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों की बात। अब कांग्रेस के जो संस्थापक हैं, चाहे दादा भाई नौरोजी का नाम ले लें, चाहे पहले अध्यक्ष जो थे, क्या नाम था उनका, मैं भूल रहा हूँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी, उसके बाद से ए ओ ह्यूम हैं, या जो भी पहले के नेता हैं, ये सब क्या है, ये सब किस श्रेणी में आते हैं? फिरोजा मेहता का नाम ले लीजिए, सूर्यनारायण बनर्जी जी का नाम ले, सब किस में आते हैं? उदारवादी, लिबरल जिनको कहा जाता है, नरम दल जिनको कहा जाता है। ब्रिटिशों के प्रति पहले इनकी नीति को समझिए, तब ब्रिटिश सरकार का इनके प्रति नीति समझ सकते हैं। ब्रिटिश सरकार का इनके प्रति नीति था कि इनको बहलाओ फुसलाओ, जो ये मांग कर रहे हैं धीरे धीरे इनको मांग देते रहो, जिससे ये एक हमारे समर्थक के रूप में बने रहें। कांग्रेस के प्रारंभिक मंच से जो ब्रिटिश के लिए ब्रिटिश क्वीन लॉन्ग लिव का गाना गाया जाता था, ये सब क्या था? प्रारंभिक उदारवादी जो थे वो कांग्रेस को जो एक ऐसे संस्था के रूप में बना कर रखते जो ब्रिटिशों का विरोध नहीं करता था, बल्कि ब्रिटिशों से संवैधानिक सुधार की मांग करता था कि हमें ये अधिकार दे दीजिए, हमें बजट पर भाषण का अधिकार दे दीजिए, हमें असेंबली में स्थान दे दीजिए, है ना। ये सब छोटी छोटी मांगे, ICS के लिए देता बोलता था, उम्र कम करने के लिए, है ना। और इकोनॉमिक क्या बोलते हैं उसको, आर्थिक शोषण के सिद्धांत को भी उदारवादियों ने ही उजागर किया था। तो इसलिए ब्रिटिशों की इनके प्रति क्या नीति थी? ब्रिटिश सरकार इनको 1992 का जो 1892 का एक्ट जो है उसके द्वारा बजट पर बहस करने का अधिकार इनको दे दिया गया। फिर बाद में इनको पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। ये सब क्या था? ये ब्रिटिश सरकार की इनके प्रति नीतियाँ थी। कठोर नीति नहीं रहती थी, जो ये बोलते थे अक्सर उनमें से कई सारी चीज़ों को मान लिया जाता था या कई सारी चीज़ों का विरोध कर दिया जाता। लेकिन कांग्रेस जब मजबूत होने लग गई तब फिर ब्रिटिश सरकार की नीति बदलने लग गई। तब वो ब्रिटिश सरकार बोलती थी कांग्रेस को ख़त्म करना हमारा उत्तरदायित्व बन गया है। कांग्रेस को तो मेजर संस्था मानने को ही तैयार नहीं थे। तो इन सब चीज़ों के आधार पर इस क्वेश्चन को आप पूरा लिख सकते थे, ओके। और किसी दिन मैं डिटेल में इन क्वेश्चनों को आपको आंसर राइटिंग के लिए भी दे दूंगा। अगर आप आंसर राइटिंग करके भेजना चाहते तो भेज सकते हैं, मेंस ग्रुप है अपना बना हुआ। अगला है, ये सवाल तो बहुत सारे स्टूडेंट ने लिख के भेजा था, इसलिए इसको डिस्कस हम लोग नहीं करेंगे कि 1857 से 1947 के मध्य बिहार में पाश्चात्य एवं तकनीकी शिक्षा के विस्तार के क्रम को अनुरेखित कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा था, जो हमने डिस्कस किया था मेंस से पहले, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने ये आंसर लिखा होगा, पता है मुझे, सब लिख के आए होंगे अच्छे से। गांधी, नेहरू और टैगोर मैंने बोला था, और ये सिलेबस में भी है BPSC का, गांधी, पंडित नेहरू और टैगोर। इन तीनों पर से एक सवाल जरूर पूछा जाता है। पहले सेक्शन में से आपको 3 सवाल करने होते, 6 सवाल होते पहले सेक्शन में, तो ओके। अगर आप गांधी जी पर लिखना चाहते हो तो बहुत अच्छा लिख सकते हैं ये, ओके। अगला है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, एज यूजुअल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे आंसर लिख के गए हैं इस पर एक निबंध लिखिए। क्या यह एक अनायास होने वाला आंदोलन था? पूछा गया कि क्या यह आंदोलन अपने आप घटित हो गया? नहीं, ये आंदोलन अपने आप घटित नहीं हुआ था। उससे पहले बहुत सारा माहौल तैयार हो रहा था देश में भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर। ब्रिटिश राज से भारत की जनता तक अब रुष्ट हो गई थी। भारत की कांग्रेस पार्टी, सारी पार्टियां रुष्ट हो चुकी थी 1942 आते आते। और ऊपर से क्या किया था, हमें 1939 में शुरू होने वाले प्रथम विश्व युद्ध में हमसे बिना पूछे हुए हमें शामिल कर लिया गया था। इन कारणों के कारण कोई अनायास होने वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित आंदोलन था जो बाद में नेतृत्व विहीन हो गया था, बाद में नेतृत्व विहीन आंदोलन में परिवर्तित हो गया था, क्योंकि सारे नेताओं को जेल में बंद कर लिया गया था। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन इसमें बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं पूछा गया है। हालांकि 2-4 लाइन आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में आंसर में लिखना चाहिए। अगर आप लिख के आए हैं तो बहुत ही अच्छा लिखा होगा आपने, ओके। अगला सवाल पूछा है, एज यूजुअल मौर्य कला के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सब ने फोटो बना के अलग अलग स्तूपों का, अशोक के स्तंभों का, उसके बाद से राजप्रसाद के लिए जो वर्णन किया है अलग अलग यात्रियों ने, उनके बारे में सब लिख के भेजा था सबने, ओके। तो ये सवाल अच्छा था। इसके बाद पाल कला भी पूछता है, पारे कला, मौल कला 2 ही पूछा जाता है। हालांकि जो सिलेबस है उसमें गुप्त कला का भी भाग है, लेकिन आज तक पूछा नहीं गया है।
अगला मैंने बताया था कि 2-3 विद्रोह हैं, उनको ज़रूर पढ़ लीजिए, उससे गारंटेड सवाल आएंगे आपके, और वही हुआ है। संथाल विद्रोह पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह, रविन्द्रनाथ टैगोर अभी मैंने बोला। तो इस हिसाब से आप पूरा सवाल सॉल्व कर सकते थे, और इनमें से किन्हीं दो पर ही लिखना है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में अगर आप नहीं भी जानते हैं तो संथाल विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह पर तो आराम से लिख सकते हैं। आसान सवाल था ये। ओके, तो अगर इसको पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम लोग आएंगे कि इसमें किस तरह का, किस लेवल का पेपर था, और टफ था या हार्ड था, मतलब ईजी था, कुछ ऐसा था। क्वाड की उत्पत्ति, अगला सवाल क्या है, अगला का सेक्शन किस चीज़ का रहता है, आईआर और करंट का रहता है। और इस बार इन्होंने क्या किया है, इस सेक्शन में से भी 3 सवाल हल करने होते हैं आपको। इस बार इन्होंने क्या किया है कि आईआर के 2 ही सवाल पूछे गए हैं, बाकी करंट का सवाल इन्होंने डाल दिया है। लेकिन ये सवाल हमने पूरी अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ था। क्वाड की उत्पत्ति, सदस्यता, विकास एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, भारत के लिए इसका क्या महत्व है। क्वाड का महत्व बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है, वीडियो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आपको, वहाँ पर उसको पढ़िए अगर आप नहीं पढ़ा हैं अभी तक तो। 68वीं बीपीएससी के लिए भी अभी से ही पढ़ना चाहिए आपको। ओके, तो क्वाड की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण है, याद करो सुनामी का। सुनामी की सबसे पहले चर्चा आती है 2004-5 वाली, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर सुनामी को जो राहत कार्यक्रम चलाया था। उसके बाद ही आया था कि क्यों ना हिंद प्रशांत एरिया के जो कुछ देश हैं जो एक समान विचार को फॉलो करते हैं, लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, जो रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करते हैं, जो एक सप्लाई चेन बना सकते हैं, उनको क्यों ना एक संगठन बना लेना चाहिए। स्ट्रैटेजिक रूप से इम्पोर्टेंट है ना, स्ट्रैटेजी का मतलब सामरिक रूप से इम्पोर्टेंट होना चाहिए संगठन। इसी को कब बल मिला है, 2020 ईस्वी के कोरोना के बाद इसको बल मिला है, जब भारत, कौन कौन से सदस्य हैं इसके, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। ओके, इन 4 देशों ने मिलकर इस संगठन को बनाया है। इस संगठन को सैन्य संगठन लिखने की भूल नहीं करना है आपको। इसमें क्या सब लिखना है आपको कि हम लोग किस किस क्षेत्रों में बात करना चाहते हैं। हम लोग सबसे पहले इकोनॉमी पर बात करना चाहते हैं, हम लोग रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं। ओके, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। उसके बाद हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं, सप्लाई चेन की बात करते हैं, निर्भरता खत्म करने की बात करते हैं चीन पर। डायरेक्टली नहीं बोलते लेकिन इनडायरेक्टली बोलते हैं हम। उसके बाद से आबाद है, आबाद किस चीज़ का, इंडो पैसिफिक जोन, इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। इन एरिया में जो 4 क्वाड क्यों नाम पड़ा था, अगर आप भारत को देखोगे यहाँ है, जापान यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, अमेरिका यहाँ है। इसको आप बनाओगे तो क्वाड्रिलेटरल डायलॉग भी कहा जाता है इसको। ओके, इसलिए इसका क्वाड भी नाम पड़ा था। तो इन सब मुद्दों पर आपको ये सवाल लिखना था। ओके, आसान सवाल था, कोई टफ नहीं था। और सैन्य सहयोग की बात करें तो इसमें से अधिकांश देश नौसैनिक अभ्यासों पर बल दे रहे हैं आजकल। ओके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को आसान बना रहे हैं। राष्ट्राध्यक्षों की बैठक हुई थी, इस चीज़ पर भी आपको फोकस रखना चाहिए। ओके, तो ये सवाल एज यूजुअल एक्सपेक्टेड था कि पूछेगा ही पूछेगा, और पूछा भी गया है। अगले सवाल पर चलते हैं, जिसको लेकर बहुत आग लगी थी पूरे बिहार में भी, पूरे देश में भी। अग्निपथ विकास अथवा विनाश की ओर पथ है, टिप्पणी कीजिए। इस सवाल को ध्यानपूर्वक करना था थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा इमोशनल हो गए होंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने दिक्कत की होगी, जिन्होंने विपक्ष में ज़्यादा ही बोल दिया होगा। ऐसी गलती ना करें कृपया। सरकार की कोई योजना पूछी जाती है, वो भी वो योजना जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है भारत सरकार के लेवल पर, उसकी आलोचना करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। विकास अथवा विनाश पूछा है आपसे, तो दोनों के पक्ष और विपक्ष में पॉइंट लिखिए, लेकिन आपको निष्कर्ष जहाँ पर लिख रहे हैं वहाँ पर इस चीज़ का मेंशन ज़रूर करना चाहिए कि ये योजना अच्छा है। वो जो दुनिया में वॉरफेयर बदल रहा है, या जैसे आर्मी का सूरत बदल रहा है, आर्मी में हम तकनीक को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, और भी बाकी क्षेत्रों में हमें ह्यूमन पावर की ज़रूरत होती है। इसलिए 4 साल का जो स्कीम लाया गया, 4 साल आर्म फोर्सेज में आप काम करके आप फिर अपने जीवन में कुछ और कर सकते हैं, ये स्कीम अच्छा है। आने वाले समय में ये हमारे लिए लाभदायक होगा। इस तरह से आपको ख़त्म करना चाहिए था सवाल को, जिससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट ना रहे अग्निपथ स्कीम के बारे में। बाकी स्कीम आप पढ़ के गए होंगे। इसके पक्ष विपक्ष में पॉइंट लिखते, और अपने जो भी आपका मोटिव था उसको मुख्य हिस्से में लिखना चाहिए था कि विपक्ष में ये पॉइंट हो सकते हैं, पक्ष में ये पॉइंट हो सकते हैं, और निष्कर्ष जो मैंने बताया उसको लिख के आप इस सवाल को समाप्त कर सकते हैं। वैसे अगर कोई आईआर ढंग से पढ़ के गया था तो इस सवाल को आप स्किप भी कर सकते हैं। एक क्वाड पूछा है, एक रूस और यूक्रेन पूछा है, इन 2 सवालों को हल कर लीजिए। तीसरे में कोई सब एक सवाल हल कर सकते, 3 ही सवाल तो इसमें से हल करना था। अगला पूछा है कि भारतीय संदर्भ में एक राष्ट्र एक निर्वाचन की अवधारणा का वर्णन कीजिए। इसके पक्ष और विपक्ष में अपने तर्क दीजिए। यूपीएससी प्रीवियस ईयर का सवाल है ये।
और ये पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चा में था। और ये क्या होता है इसका मतलब है कि जब केंद्र में चुनाव हो, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, तभी क्यों ना विधानसभा के भी इलेक्शन करवा लिया जाए सभी राज्यों में। ओके, इस सिस्टम के बारे में पूछा गया था। इससे क्या होगा, जो सालों भर आप सुनते रहते हो इस राज्य में चुनाव हुआ है, यहाँ प्रधानमंत्री गए हैं जो भाषण देने के लिए, वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ गई हैं भाषण देने के लिए, बहुत सारा खर्चा होता है, सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन को लगाया जाता है अलग अलग बार। बिहार में 2020 में चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव 2019 में होता है, 1 साल के बाद ही होता है बिहार में, तो क्यों ना एक साथ ही करा लिया जाए, है ना। तो इस तरह की चीज़ों के टकराव के कारण बोला गया था, बहुत ये कॉन्सेप्ट आया था कुछ दिनों पहले कि क्यों ना एक राष्ट्र एक निर्वाचन को अपनाया जाए। और अभी जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी केंद्र में, वो भी इसको बढ़ावा देने की बात करती है। तो इसके पक्ष में भी आपको 10 पॉइंट लिखने चाहिए थे और इसके विपक्ष में भी 10 पॉइंट लिखने चाहिए थे कि जब राज्य और केंद्र में समान स्तर पर चुनाव होंगे, एक ही साथ चुनाव होंगे, तो जो राज्य के मुद्दे हैं, राज्य का मुद्दा क्या होता है, शिक्षा हो जाता है, कई बार लोकल इशू होते हैं, शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, जो लोकल पॉलिटिक्स अब भावी रहता है थोड़ा सा कि राज्य में क्राइम का रेट क्या है क्या नहीं, ये सब जो चीज़ें हैं ये केंद्र सरकार के जो मुद्दे होते हैं, जैसे विदेश का मुद्दा होता है, आर्मी का मुद्दा होता है, रक्षा सुरक्षा का मुद्दा होता है, इनसे राज्यों का थोड़ा सा कम लेना देना होता है। लेकिन ये राज्य के मुद्दे जो हैं वो इस मुद्दे के सामने दब जाते हैं। यानी कि जो राष्ट्र को लेकर जब भी कोई बात आती है तो राज्य के छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, सामान्य मानविकी से जुड़े मुद्दे, वो दब जाते हैं अपने आप। तो ये क्या होगा, ये विपक्ष का पॉइंट हो गया। पक्ष में क्या हो सकता है कि जो सरकारी अमला है, पूरे जो अधिकारियों की फौज है, पूरे जो हमारी अर्धसैनिक बलों की फौज है, वो साल भर कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव में लगी रहती है। तो अगर वो चुनाव में नहीं लगेंगे तो उसका उपयोग कहीं और किया जा सकता है। इसके अलावा जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको भी जाना होता है चुनाव प्रचार के लिए, तो उनका भी एक बहुमूल्य समय होता है। प्रधानमंत्री के समय देश का समय होता है, बहुमूल्य समय होता है, उसकी भी बर्बादी होती है चुनाव के नाम पर। तो इस चीज़ के कारण भी नुकसान हो सकता है। पक्ष में भी 2-4 पॉइंट लिख सकते हैं, विपक्ष में भी पॉइंट लिख सकते हैं इसी तरह से। ओके, तो ये एक सवाल अच्छा था, ये GS2 का सवाल था, लेकिन GS1 में पूछा गया है। अगला, रूस यूक्रेन मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ, विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। कीवर्ड सारे आपको घेरने हैं, इसमें क्या करने हैं। सबसे पहला क्या है कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध का मूल कारण क्या है, जो बेसिक रीजन है उसके बारे में पूछा गया आपसे। भारत के विशेष संदर्भ में विश्व के राष्ट्रों पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। भारत के विशेष संदर्भ में पहले लिखना है, फिर विश्व के अलग अलग राष्ट्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा है, इसका आर्थिक प्रभाव भी पड़ा है, इसका सामरिक प्रभाव पड़ रहा है। सामाजिक प्रभाव किन देशों में पड़ा है, जो यूक्रेन के आस पड़ोस के देश हैं, वहाँ पर जो पलायन करके लोग आए हैं यूक्रेन से, उनका बोझ बढ़ गया है, एक सामाजिक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है वहाँ पर, और संसाधनों पर दबाव पड़ सकता है। ओके, भारत में भी बहुत सारे स्टूडेंट को बाहर आना पड़ा, वहाँ से मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। ओके, आर्थिक में क्या बोल सकते हैं, पूरे दुनिया में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक और सूरजमुखी के तेल का सबसे बड़ा उत्पादक जो रूस और यूक्रेन थे, इन दोनों को युद्ध में फंसने से सप्लाई चेन थोड़ा सा बाधित हुआ है। जो रूस है उसने क्या किया है, वहाँ पर उर्वरक का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था, वो भी थोड़ा सा प्रभावित हुआ है। तो यानी कि पूरे दुनिया पर खाद्य संकट डायरेक्ट प्रभाव में आ गया है इसके बाद से। और भारत के लिए क्या पॉजिटिव रहा, भारत ने गेहूं का निर्यात बहुत ज़्यादा किया है इस दौरान पर, उर्वरक का भी निर्यात किया है हमने, तो आयात भी किया है इस दौरान। ओके, और पूरे दुनिया में तेल की महंगाई बढ़ गई है, लेकिन भारत को सस्ता तेल मिला है। भारत के परिप्रेक्ष्य में ये भी लिख सकते हैं। सामरिक संकट में क्या लिख सकते हैं कि इससे पूरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लग गया था कि जो अमेरिका के पक्ष में नाटो के देश हैं, वो यूक्रेन के आस पड़ोस के ही देश हैं, अगर उन पर गलती से भी आक्रमण होता तो फिर पूरे वर्ल्ड लेवल का युद्ध छिड़ने की संभावना प्रबल रूप से बन जाती है। पूरी दुनिया अभी फिर 2 ध्रुवों में बढ़ती आ रही है, नज़र दिखती है, एक रूस के पक्ष में कुछ दिखते हैं और एक अमेरिका के पक्ष में दिखते हैं। ये सब आप सामरिक जो प्रभाव है उसमें आप लिख सकते हैं कि क्या क्या प्रभाव पड़ा है। उसके बाद से तेल का संकट उत्पन्न हो गया है, तेल जो है वो उसका दाम बढ़ गया पूरे दुनिया में। इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, जिसको मुद्रास्फीति कहा जाता है। महंगाई बढ़ती है पूरे दुनिया में ही, खाद्य संकट क्रिएट होता है पूरे दुनिया में। तो ये सब क्या है, ये सब प्रमुख आप कारण और इसके प्रभाव बता सकते हैं। कारण में तो आपको लिखना पड़ेगा कि यूक्रेन जो है वो EU की तरफ और नाटो की तरफ या अमेरिका की तरफ इसका झुकाव बढ़ता जा रहा था, रूस ने जिसका हमेशा विरोध किया है और इस कारण से वहाँ पर आक्रमण किए गए हैं। और भी कुछ आप कारण बता सकते हैं जो मैंने डिटेल में पढ़ाया था, उसके वीडियो लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लिख सकते हैं।
अगला सवाल है कि प्रायः आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल अपने निहित स्वार्थों हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? यानी कि इसमें क्या बोला गया है, ध्यानपूर्वक देखना है। आरोप लगाया जाता है कि सत्ताधारी दल, जो भी सत्ता में होते हैं, राज्य की सत्ता में कोई होता है या केंद्र की सत्ता में जो होता है, वो अपने निहित स्वार्थों के लिए, उनका अपना किसी स्वार्थ है, इसके हेतु संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करता है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इस सवाल में ये गलती कदापि नहीं करें कि बिहार सरकार की आलोचना करके आगे, केंद्र सरकार की आलोचना करके आगे। आलोचना करना भी है तो 2-4 पॉइंट में लिख के आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि इन आरोपों के पीछे निहित कुछ कारण हो सकते हैं जो अभी हाल के दिनों में देखे गए हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि ईडी का कभी कभी यूज़ किया जाता है, ओके, लेकिन आपको फिर इसका खंडन भी करना पड़ेगा। इस आरोप का आपको खंडन करते हुए ये बताना पड़ेगा कि ये जो आरोप लगाए जाते हैं ये कई बार निराधार साबित हो सकते हैं, कई बार राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं ये आरोप। आपको ये बताना पड़ेगा अंत में कि केंद्र सरकार जो होती है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही होती है, तो अक्सर नेताओं पर छापे मारे जाते हैं, जो वहाँ से उगाही भी होती है, बहुत सारे पैसे भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जाती है। कभी भी ये नहीं लिखना है कि संवैधानिक संस्थाओं का हाँ हमारी सरकार दुरुपयोग कर रही है। पक्ष में लिखिए थोड़ा सा, इसके आरोप के समर्थन में कम लिखना है और इस आरोप का खंडन आपको अधिक करना है। सच्चाई जानते हुए भी आपको इसी पर ये क्वेश्चन करना था। किसी दिन डिटेल में इस सवाल को भी हम डिस्कस करेंगे क्योंकि अच्छा सवाल पूछा है। इस सवाल का लेवल थोड़ा सा टफ लेवल का था क्योंकि ये सामान्य नहीं था, इसको आप स्किप कर सकते थे। वैसे 1, 2, 3, 4 और 5 सवाल थे जिसमें से आपको 3 करने थे, ओके। तो क्वाड आप लिख सकते थे, रूस यूक्रेन लिख सकते थे, उसके पास अग्निपथ या एक राष्ट्र एक निर्वाचन में से लिख सकते थे आप। इस सवाल को आप स्किप कर सकते थे। तो ये था आपका मूल रूप से जीएस के सवाल, GS 1 के सवाल, जिसको मैंने डिस्कस कर दिया है और सवाल दिखाना भी मेन मकसद था। किसी दिन इसको हम लोग डिटेल में आंसर राइटिंग भी कर लेंगे इन सवालों का। खासतौर से जो कुछ अलग सवाल आए हैं, जैसे एक राष्ट्रवादी कांग्रेस वाला आया है, उसके बाद से एक सवाल कौन सा था, उसके बाद इस सेक्शन में कोई सवाल नहीं था, उसके बाद से एक सवाल यहाँ पर था, ये एक राष्ट्र एक निर्वाचन वाला, और सबसे अंत का जो सवाल था ये सत्ताधारी दल वाला। तो ये तीनों सवाल जो हैं ये तीनों ही मुख्य रूप से थोड़ा सा अलग थे, मॉडरेट से हाई के बीच में थे। हाई भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट से हाई। ये सवाल थोड़ा सा हाई लेवल का था, आसान नहीं था इस सवाल को लिखना। इसको स्किप करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होता मेरे हिसाब से, ओके। तो पेपर का अगर लेवल देखें तो आसान से मॉडरेट है, आसान से मॉडरेट में ही जाऊंगा मैं। टफ़ पेपर नहीं बोला जा सकता इसको, टफ़ बिल्कुल भी नहीं है। सेक्शन 1 में वही सारे सवाल पूछे गए हैं जो आज तक पूछे जाते हैं, एक एक डिट्टो लाइन बाय लाइन, ओके। आप उसको जाके देख भी सकते हैं। जो हमने टॉपिक डिस्कस किए थे कि GS 1 के 12-13 टॉपिक मैंने बताए थे हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के, उसी में से आए हैं। और कोई मैं भगवान तो हुई नहीं कि मुझे पहले से पेपर पता था, मैं भी तो एनालिसिस करके ही बताता हूँ, वहीं से सारे सवाल आए हैं। फिर GS 2 का आएगा शाम को, हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी का।